सीटेट साइकोलॉजी के मनोवैज्ञानिकों में जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं लेव वाइगोट्स्की, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो एक चीज, जब आप अगर 10 साल के पेपर देखोगे सीटेट के और अभी जो हुए हैं 2-3-4 साल के, तो उसमें खास बात यह है कि जो लेव वाइगोट्स्की है उससे कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आया है, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं आया है कि जो ना बने। मुझे लगता है कि अगर थोड़ी भी समझ है तो बात बन जाएगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है इसके कीवर्ड की। तो सारा खेल जो है कीवर्ड का है। हमने क्वेश्चन देखे थे कि अभी 3-4 साल में जो क्वेश्चन आए लेव वाइगोट्स्की के, तो ये कह रहा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र की चर्चा कहाँ मिलती है। तो सीधा सा आंसर है कि समीपस्थ की जो शिक्षा होती है, निकटस्थ या समीपस्थ, तो ये कहाँ मिलती है, आपकी लेव वाइगोट्स्की के पास मिलती है। अब वो कह रहे हैं चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोट्स्की ने स्पष्ट रूप से किसको कहा है, तो भाई संस्कृति को कहा है। कोई ऐसा बड़ा टफ मामला नहीं है। जैसा कि इनका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लेव वाइगोट्स्की सिद्धांत क्या है? लेव वाइगोट्स्की का जो सिद्धांत है वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि लेव वाइगोट्स्की के अनुसार भाषा क्या करती है? चिंतन को सुसाध्य करती है। तो चिंतन जो है कीवर्ड वो इनके पास है। अगला कह रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोट्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग क्या है। यानी वो क्वेश्चन यहां से पूछ रहा है, कि शैक्षिक निहितार्थ क्या है, कि आपका जो लेव वाइगोट्स्की है तो उसका शैक्षिक अनुप्रयोग या निहितार्थ क्या है? सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक का मतलब जैसा कि है ये सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, तो सहयोगात्मक अधिगम। फिर वो कह रहे हैं कि एक शिक्षिका एक बच्ची को जो अवधारणा को समझने में असमर्थ है उसके साथ मिलकर काम कर रही है और इशारे देते हुए काम कर रही है, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को पाढ़ कहते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कठिन है। ठीक है, तो हम आज क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वाइगोट्स्की ने बच्चों के विचारों के विकास में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण बताई है? सामाजिक अंतःक्रिया की। अगर आप बाकी भी 10 ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो इतनी ज्यादा टफ नहीं है। लेव वाइगोट्स्की जो थे वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूसी थे। ठीक है, तो और दूसरी खास बात, ये बहुत कम एज में इनकी डेथ हो गई। 37 ईयर ये जिंदा रहे। कितने साल? 37 साल। अगर ज्यादा जिंदा रहते तो और काम करते। तो यहां पे क्या, इनकी सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब आप कीवर्डों का अर्थ समझिए। अगर आप कीवर्डों का अर्थ समझ गए तो चाहे लेव वाइगोट्स्की क्वेश्चन सीटेट में आए, चाहे आपका केवीएस में आए, एनबीएस में आए, किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आए, आपका क्वेश्चन नहीं बिगड़ेगा। तो लेव वाइगोट्स्की कहां के हैं? रूस के। ये कह रहे हैं कि सामाजिक, हाँ एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, पहले ही बता दूं कि आपके ये जो तीनों मनोवैज्ञानिक हैं, चाहे वो पियाजे हुए, चाहे लेव वाइगोट्स्की हुए, चाहे लॉरेंस कोलबर्ग हुए, ये तीनों के तीनों खिलाड़ी जो हैं वो संज्ञानात्मकवादी हैं। ये संज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन तीनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंट ये है कि पियाजे जो हैं वो जो सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं वो किसको देते हैं? परिपक्वता को देते हैं। किसको देते हैं? परिपक्वता को। और बच्चे के संज्ञान को, जो अपने आसपास के वातावरण के साथ वो अपने आप मैच्योरिटी के साथ, परिपक्वता के साथ करता है। ठीक है, उन्होंने कतई नकार दिया है, पियाजे ने भाषा को क्या कर दिया है? कतई नकार दिया है। वो भाषा को, समाज को, संस्कृति को नहीं मानते। जहां लेव वाइगोट्स्की हैं उनका जो पूरे का पूरा सिद्धांत है वो किस पे काम करता है? सामाजिक और संस्कृति पर। और जो लॉरेंस कोलबर्ग हैं वो नैतिक विकास पर चर्चा करते हैं। तो ये सामाजिक का मतलब होता है समाज, जिसमें आपके आसपास के लोग हो गए, उसे समाज कहते हैं। संस्कृति आपका कल्चर है। पहले तो बच्चा अपने समाज में रहता है, इसके बाद जब त्योहार होते हैं, कोई प्रोग्राम होते हैं, तो वो अपने कल्चर के भी टच में आता है। तो ये कह रहे हैं कि समाज, संस्कृति की विशेष भूमिका रहती है। बच्चा जो है उसके जीवन में सबसे पहले कौन टच में आता है? माता पिता। एक ओरा होता है ना, माता पिता के बाद वो कहां निकल के जाता है?
अपने आस पड़ोस में जाता है, अपने समाज में जाता है, और इसके बाद वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इन जगहों पे जाता है और जो धार्मिक उत्सव होते हैं, कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनसे बात करता है। मोटे तौर पे बच्चा जो होता है विद्यालय जाने से पहले समाज के और संस्कृति के टच में आने लगता है। तो वो यही कह रहे हैं कि समाज और संस्कृति की विशेष भूमिका रहती है। अगर इन कीवर्डों को आपने रट लिया तब भी आपका क्वेश्चन नहीं बिगड़ेगा। किसकी? समाज की और संस्कृति की कैसी रहती है? विशेष भूमिका रहती है। और इससे क्या मिलता है? सहभागिता, यानी बच्चा साथ साथ में मिलके उनके साथ अंतःक्रिया करके मिलजुल के क्या करता है? काम करता है। इसे कहते हैं सहयोगात्मक अधिगम, यानी ऐसा पढ़ना कि जिसमें कई बच्चे आपस में मिलजुल के काम करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, एक प्रोजेक्ट जो है वो 5 बच्चों को दे दिया, एक प्रोजेक्ट 5 बच्चों को दे दिया और कहा कि पांचों को मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो पांचों का जो इसमें योगदान रहेगा, पांचों मिलकर काम करेंगे, कुछ आसपास के भी लोगों की हेल्प लेंगे, कुछ समाज के लोगों की भी हेल्प लेंगे, कुछ बड़े लोगों की भी हेल्प लेंगे। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है? सहयोगात्मक अधिगम। और जो पियाजे का बच्चा था वो अपने आप से सीख रहा था, संज्ञान से, पर्यावरण से। अब ये कह रहे हैं कि भाषा की विशेष भूमिका रहती है। बिल्कुल रहती है, क्योंकि जब बच्चे को भाषा ही नहीं आती होगी तो वो समाज में आके करेगा क्या? समाज की बातों को सीखेगा, समाज के तौर तरीके जानेगा, वो तभी तो जानेगा जब से भाषा आती होगी। तो वो कह रहे हैं भाषा की विशेष भूमिका रहती है। और इसमें क्या होता है? चिंतन भी किसमें होता है? भाषा में होता है। और इनकी जो भाषा है उसकी वाइगोट्स्की की, उसका नाम क्या है? निजी भाषा। क्या नाम है? निजी भाषा। निजी भाषा या पर्सनल भाषा, ये कीवर्ड रट लीजिए, रखे हुए आएंगे कतई। कौन सी भाषा? निजी भाषा, पर्सनल भाषा और आंतरिक भाषा, व्यक्तिगत भाषा, प्राइवेट भाषा। और ये किस काम के लिए होती है? आत्मनियमन के लिए। मतलब जो आपके लेव वाइगोट्स्की की भाषा है, उस भाषा के क्या क्या नाम है? निजी भाषा, पर्सनल भाषा, आंतरिक भाषा, व्यक्तिगत भाषा और प्राइवेट भाषा। और ये किस काम में आती है? आत्मनियमन के काम में आती है। आत्मनियमन का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूं कि जैसे क्वेश्चन आया था सीटेट में, एक लड़की प्रेस कर रही है और वो अपने आप से ही बात कर रही है। तो वो क्या कर रही है? वो आंतरिक भाषा कर रही है और व्यक्तिगत भाषा कर रही है और अपना आत्मनियमन कर रही है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको कहीं शादी में जाना होता है या कहीं किसी टूर पर जाना होता है, आपके पास समय कम होता है, तो आप जल्दी जल्दी में काम करते हैं। तो जब आप प्रेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अपने आप को एक तरीके से निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि जल्दी जल्दी प्रेस कर लो, फिर ये चीज पैक कर लेंगे, फिर वो पैक कर लेंगे। यानी अपने माइंड को निर्देश देते रहते हैं अपनी भाषा में बोलकर। इसे कहते हैं आत्मनियमन। आत्मनियमन यानी आपको कहीं जाना है, आपकी ट्रेन जो है, आपको पता है ट्रेन छूट ना जाए, आप काफी लेट हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में अपने आप को सजेशन देते हैं, एक तरीके से निर्देश देते हैं कि अरे ये भी रख लो, वो भी रख लो। आप कमरे में हैं, मैंने बैग रख लिया, पैसे भी ले लिए, एटीएम कार्ड भी ले लिया, इस तरीके का अब भी लोग करते हैं। तो इसी को कहते हैं आत्मनियमन। और इस भाषा का क्या नाम है? आंतरिक भाषा, व्यक्तिगत भाषा और प्राइवेट भाषा। अगला कीवर्ड कह रहे हैं पारस्परिक अंतःक्रिया। लेव वाइगोट्स्की कह रहे हैं कि बच्चा जब समाज के बच्चों के साथ मिलता है, उनसे बातें करता है, उनकी बातें सुनता है, तो वो आपस में अंतःक्रिया करते हैं। अंतःक्रिया का मतलब यह है कि कोई बच्चे गेम खेल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, तो एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे की सुनेंगे, कहेंगे, तो इसे कहते हैं अंतःक्रिया। फिर वो संवाद कहते हैं। संवाद का मतलब डायलॉग होता है, कोई अपना वाक्य कहना, आज मैं नहीं आऊंगा खेलने, कल आएंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं? संवाद करते हैं, वो वार्तालाप करते हैं, बातें करते हैं। और इसके फोल्डिंग कहते हैं पाड़ को। कभी कभी वो हेल्प भी लेते हैं किसी और की। पाड़ का मतलब होता है हेल्प लेना। अब वो कह रहे हैं कि पाड़, मचान, ढांचा। पाड़, मचान, ढांचा, तो इनका एक महत्वपूर्ण कीवर्ड है पाड़। पाड़ का मतलब ये होता है कि आपने देखा है कि बच्चा जो है यहां तक कोई चीज टच कर पा रहा है, अब वो यहां की चीज टच नहीं कर पा रहा है, तो उसने क्या करा? किसी चीज का सहारा ले लिया। वो स्टूल भी हो सकता है, वो कुर्सी भी हो सकती है, वो कुछ भी। तो इसे कहते हैं पाड़। इसी का अगला नाम है मचान, इसी का नाम है ढांचा, इसी का नाम है पाइट। फिर क्या है? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये भी आपको समझाएंगे यहां पे क्या होता है। अब ये कह रहे हैं कि पहले बच्चे के संप्रत्य अव्यवस्थित और असंगठित होते हैं। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो संप्रत्य होते हैं, संप्रत्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट, वो कैसे होते हैं? वो अव्यवस्थित होते हैं, असंगठित होते हैं, यानी वो डिस्टर्ब होते हैं, एक तरीके के सही सीक्वेंस में नहीं होते हैं। फिर असंगठित होते हैं, स्वाभाविक होते हैं। लेकिन जब वह कुशल और योग्य अनुभवी, पहली चीज क्या है? वह कुशल, योग्य, अनुभवी लोगों से वार्तालाप करता है,
तो व्यवस्थित हो जाते हैं, उनके संप्रत्य क्रमबद्ध हो जाते हैं, तार्किक हो जाते हैं और तर्कसंगत हो जाते हैं। यहाँ बात हो रही है एक छात्र की और एक शिक्षक की कि पहले बच्चों के जो प्रत्यय होते हैं यानी कॉन्सेप्ट होते हैं कई चीज़ों को लेके, वो कैसे होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। जैसे मैं जब कोचिंग पढ़ाता हूँ या मैंने विद्यालय में पढ़ाया था तो वहाँ पे बच्चों से पूछा पेट्रोल कहाँ से आता है, तो बच्चों ने सीधे जवाब दिया कि पेट्रोल जो है पेट्रोल पंप से आता है। फिर उनसे पूछा कि भाई पेट्रोल पंप में कहाँ से आता है, बोले उसी में से तो निकालते हैं। अब बच्चों को यह बात नहीं पता थी कि पेट्रोल जो है वो कहीं और से निकलता है, फिर रिफाइनरी में जाता है और रिफाइनरी में प्रोसेस होता है, फिर ट्रक के द्वारा, टैंकर के द्वारा वो कहां आता है, पेट्रोल पंप पे आता है, इसके द्वारा हमें मिलता है। तो पहले बच्चे के जो संप्रत्यय होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कैसे होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं, असंगठित होते हैं और स्वाभाविक होते हैं। जैसे वो एक क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा अपने पापा के साथ दूध बूथ पे गया, यानी जहां पे दूध की दुकान, दूध मिलता है, तो उसे लगा कि दूध ही से मिलता है। अब उसे यह बात नहीं पता थी, लेकिन जब उसने अपने पिता से बात करी कि पापा दूध ही मिलता है, तब उन्होंने बताया कि दूध जो है एक डेयरी होती है, वहां डेयरी पे भैंस या गाय होती हैं, उनका दूध निकाला जाता है, फिर उसको छाना जाता है और इसके बाद दुकान पे पहुंचा जाता है, तो हमको दुकान पे मिलता है। तो जब वो ऐसे कम अनुभवी बच्चे जिनके असंगठित हैं, अव्यवस्थित हैं, और जब वो योग्य कुशल और अनुभवी व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, तब क्या हो जाता है, और जब वो उनसे बात करते हैं तो उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो व्यवस्थित हो जाते हैं, क्रमबद्ध हो जाते हैं, तार्किक हो जाते हैं और तर्कसंगत हो जाते हैं। शुरू में ही भाषा और चिंतन स्वतंत्र होते हैं। देखो, जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसका जो भाषा और चिंतन होता है वो कैसा होता है, स्वतंत्र होता है, यानी अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 2 साल का बच्चा है या एक 1 साल का बच्चा है। अब 1 साल का बच्चा बोल तो नहीं पा रहा है ठीक से, लेकिन वो चिंतन कर पा रहा है। अगर 6 महीने का बच्चा भी है, 3 महीने का बच्चा भी है, उसको भले ही बोलना नहीं आता है, उसकी भाषा नहीं है, लेकिन क्या है, वो चिंतन कर रहा है, वो कुछ ना कुछ सोच सकता है कि उसे दूध चाहिए या उसे ठंड लग रही है या गर्मी लग रही है। माइंड में तो कुछ ना कुछ चलता है, भले उसके पास भाषा नहीं आई। वो यही कहना चाह रहे हैं कि प्रारंभ में जो भाषा होती है और जो चिंतन होते हैं ये अलग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये भाषा और चिंतन एक हो जाते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो भाई, आप जब बहुत छोटे थे तो आपको नहीं पता कि भाषा क्या है, आपको बोलना ही नहीं आता, लेकिन तब भी सोचना विचारना चल रहा था। अब जब आप बड़े हो गए तो मन में जो भी षड्यंत्र रचते हैं या जो भी प्लानिंग करते हैं या जो भी सच बोलना है, झूठ बोलना है, जो मन में तो चलना है, तो वो चलेगा तो हिंदी भाषा में ही। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई प्लानिंग करी और वो कर ली अरबी भाषा में या वो कर ली संस्कृत भाषा में। वो कौन सी भाषा में करेंगे? क्या आप प्लानिंग भी इंग्लिश भाषा में करते हो? नहीं, आप प्लानिंग भी हिंदी भाषा में करते हो। तो लेव वाइगोट्स्की कहना चाह रहे हैं कि प्रारंभ में क्या होता है, शुरुआत में भाषा और चिंतन अलग अलग होते हैं, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है बाद में वो एक हो जाते हैं। आप भी जो चिंतन करते हो वो किस में करते हो? अपनी भाषा में करते हो। ठीक है। अगला वो कह रहे हैं कि भाषा विचारों को निर्देशित करती है। जब आप बड़े हो जाते हो तो जो आपकी भाषा है वो विचारों को नियंत्रण देती है, निर्देश देती है, आदेश देती है। भाई, आप अपने विचारों को किस भाषा में सोचते हो? कभी सोच के तो देखो कि आप जिस भाषा में विचार कर रहे हो किसी चीज को लाने का या कहीं जाने का, वो कर तो अपनी मातृभाषा में ही रहे हो। तो ये क्या करता है? निर्देशित करती है। भाषा किसको निर्देशित करती है? विचारों की। तो मैं एक चीज बताऊं कि जो सीडीपी है उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट कि 3 गलत है 1 सही है, ये हर जगह लग जाएगा, लेकिन मनोवैज्ञानिकों में नहीं लगेगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों का जो सिद्धांत है वो चाहे सही है या गलत है, जैसा उन्होंने कह दिया आपको कंपटीशन में वैसे ही मारना है, लॉजिक नहीं लगाना है। अगर सीटेट में मनोवैज्ञानिकों पे हाथ हल्का हो गया, यानी मनोवैज्ञानिकों पे लॉजिक लगाया, तो क्वेश्चन बिगड़ ही जाएगा। जो मनोवैज्ञानिक जो बात कह रहा है वही बात आपको कंठस्थ कतई माइंड में सेट कर लेनी है। अगर पियाजे ने कहा है कि उसे भाषा से नफरत है तो है, और इन्होंने कहा है लेव वाइगोट्स्की ने उसे भाषा पसंद है तो है, तो और दोनों संज्ञानवादी हैं। तो मनोवैज्ञानिकों के साथ गेम यह है कि आपको जो उनके सिद्धांत हैं, जो उनके कॉन्सेप्ट हैं, रहना आपको उसी पे ही है, 1 इंच भी ना ऊपर होना है ना नीचे होना है। दूसरा कह रहे हैं कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। वही वाली बात आ गई कि भाषा ही चिंतन को एक दिशा देती है और दशा देती है। वाइगोट्स्की का सिद्धांत वैध तथा प्रमाणिक नहीं है। वाइगोट्स्की का सिद्धांत जो है ना तो वैध है और ना ही प्रमाणिक है। वैध का मतलब होता है कि एक तरीके से कोई चीज प्रमाणिक हो जाती है, वैध, वैलिड। ना तो उनका सिद्धांत वैलिड है और ना ही प्रमाणिक है, जबकि पियाजे का सिद्धांत वैध भी है और प्रमाणिक भी है। ठीक है। अब पियाजे ने परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना है। बात आ गई। देखो, पियाजे ने किसको महत्वपूर्ण माना है? परिपक्वता को माना है, जबकि सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की अनदेखी करी है
और भाषा की भी अनदेखी करी है कि इसमें भाषा की और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की कोई भूमिका नहीं होती। फिर सुन लीजिए, पियाजे ने स्पष्ट कहा है कि बच्चे के लिए परिपक्वता महत्वपूर्ण है, उसमें समाज की, संस्कृति की, भाषा की कोई भूमिका नहीं है। जबकि लेव वाइगोट्स्की क्या कहते हैं, बच्चे के लिए भाषा की, समाज की और संस्कृति की बहुत आवश्यकता है। तो इस तरीके से ये आपके प्रमुख कीवर्ड हो गए। अब यहां एक चीज रह गई थी, जेडपीडी। जे आपको समझाते हैं क्या है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि वास्तविक विकास वाइगोट्स्की के 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय हैं। जो भी क्वेश्चन आते हैं वो मान के चलिए कि 40% इस वाले हिस्से से आ जाते हैं और 60% इस वाले हिस्से से आ जाते हैं। तो अब वो कह रहे हैं वास्तविक विकास का क्षेत्र। तो लेव वाइगोट्स्की के 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय हैं। पहला क्या है, वास्तविक विकास का क्षेत्र, दूसरा संभावित और तीसरा निकटस्थ। पहला कौन सा हो गया, वास्तविक विकास का क्षेत्र, और दूसरा कौन सा हो गया, संभावित, और तीसरा कौन सा हो गया, निकटस्थ। ठीक है, तो इसको निकटस्थ, तो वास्तविक का मतलब क्या होता है, वास्तविक का मतलब होता है बिना किसी की सहायता से, यानी ऐसा काम जहां बच्चा बिना किसी की सहायता से कोई काम कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वास्तविक। ठीक है, जहां बच्चा बिना किसी की हेल्प के कोई काम कर ले। अब आपको यहां रटने की आवश्यकता नहीं है, आप मोटा मोटा ऐसे ही हिसाब लगा सकते हैं कि वास्तविक, वास्तविक का मतलब सच में या वास्तव में, यानी जहां किसी को, बच्चे को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, उसे क्या कहते हैं, वास्तविक। ठीक है, कीवर्ड से ही स्पष्ट हो गया। कीवर्ड क्या है, वास्तविक, यानी बिना किसी की सहायता के बच्चा जो है बिना किसी की सहायता से काम कर लेता है। संभावित, संभावना है कि वो कर सकता है अगर किसी की हेल्प मिले। और निकटस्थ विकास का क्षेत्र, इसी को कहते हैं कि जहां क्या होता है, वो किसी की सहायता के द्वारा कर सकता है। इसको आप ऐसे समझो, ये एक दीवार है, क्या है, दीवार है, कुछ गुब्बारे यहां पर हैं, तो बच्चा बहुत आसानी से आके इन गुब्बारों को फोड़ देता है, इसे कहते हैं वास्तविक विकास का क्षेत्र। बहुत आसानी से आएगा और इन गुब्बारों को फोड़ देगा, क्या है, वास्तविक विकास का क्षेत्र, वास्तविक, वास्तविक विकास का क्षेत्र। अब क्या है कि कुछ गुब्बारे ऊपर लगे हुए हैं, इनको फोड़ पाएगा, नहीं फोड़ पाएगा, इसे कहते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। क्या कहते हैं, संभावित विकास का क्षेत्र। यह हो गया वास्तविक विकास का क्षेत्र और यह क्या हो गया, संभावित विकास का क्षेत्र। अब क्या होता है कि एक वास्तविक है, एक में संभावित है। अब बच्चे को क्या मिल गई, यहां से यहां तक सीढ़ी, बच्चे को क्या मिल गई, सीढ़ी। बच्चे ने सीढ़ी लगाई और सीढ़ी लगा के कहां पहुंच गया, इन गुब्बारों तक, और गुब्बारे फोड़ दिए। इसको जो बीच का एरिया होता है, इसी को कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र। यानी संभावित विकास के क्षेत्र और वास्तविक विकास क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र है, उसे कहते हैं क्या, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अब इसी को क्या कहते हैं, पाड़, मचान, पाइट। ठीक है, पाड़ हो गया, मचान हो गया, पाइट हो गया, ये सब बीच में ही आते हैं। यानी जो हेल्प मिल जाएगी, पाड़ हो गया, मचान हो गया, उसे क्या कहेंगे, उसे ही कहते हैं आपका निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जिसको कहते हैं जेडपीडी। जेडपीडी, जेडपीडी का मतलब क्या हो गया, पाड़ हो गया, मचान हो गया, पाइट हो गया, ये सब इसके नाम हो गए। ये चीज क्लियर हो गई। इसको एक एग्जांपल से और समझो कि वास्तविक विकास के क्षेत्र में बच्चा 2+2 आसानी से कर लेता है, 4। ठीक है, संभावना है कि वो 2+2 क्या करना है आपका, यहां देखिए 2+2 भी कर सकता है। जब बच्चा 2+2 4 कर रहा है तो 2+2 कर सकता है, 3 बार भी उसको जोड़ सकता है, संभावना है। अब यहां टीचर ने उसको बताने में हेल्प कर दी। क्या हेल्प कर दी टीचर ने, कि बेटा 2 और 2 4 होते हैं, 4 में 2 और जोड़ो तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो जो टीचर ने इसको हेल्प करी, जो इसको मचान दी, पाड़ दी, एक तरीके से उसकी हेल्प कर दी, इसी को कहते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र। बात आ गया समझ में, कि एक काम बच्चा आसानी से कर पा रहा है, उसे कहते हैं क्या नाम, वास्तविक, और जो नहीं कर सकता पर संभावना है, उसे कहते हैं संभावित। इन दोनों, मतलब जे कौन सा हो गया, वास्तविक, जे हो गया संभावित, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, इसको कहते हैं क्या, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। निकटस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी, और यही उसकी क्या हो गई, मचान हो गई, पाइट हो गई, ये हो गया इसका। ठीक है, क्लियर हो गया।
और भी अगर कुछ क्लियर ना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब आया शैक्षिक निहितार्थ। इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है? पाढ़। क्या है? पाढ़। पाढ़ हो गया। अब बच्चे को पाढ़ देखिए, बच्चे जो भी विद्यालय में आते हैं थोड़े बहुत ज्ञान के साथ आते हैं, लेकिन जब टीचर उनकी हेल्प करता है, उनकी मदद करता है, तो बच्चे आगे पढ़ने लगते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया, जैसे खेल हो गया, मिलजुल के काम करना हो गया, रंगोली प्रतियोगिता हो गई, दौड़ प्रतियोगिता हो गई, गेम हो गए, स्कूल में किसी उत्सव में अपना प्रतिभाग करना है या कई टॉपिकों को आपस में मिलजुल के करना है, तो इसे सामाजिक अंतःक्रिया, इसके द्वारा बच्चों का बहुत मन लगता है और वो बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखते हैं। भाई हम भी अब क्लास में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि अच्छे क्लास में बैठे हैं, बोर्ड से ही एक तानाशाह की तरह पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चों को, हाँ भाई बताओ इसमें क्या है, इसमें क्या है, पौधा ला के रख दिया तो सारे बच्चे पौधे को देख रहे हैं, पौधे को घेर रखे हैं, 2-4 बच्चे नागफनी भी उठा लाए, 3-4 कोई और उठा लाए, एक आध कोई और पौधा उठा लाए। तो जब वो आपस में अंतःक्रिया करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं, तो अधिगम अच्छा होता है। सामाजिक संस्थाओं की विशेष भूमिका रहती है। सामाजिक संस्थाएं जैसे शादी हॉल हो गया, ठीक है, या कोई एग्जीबिशन लगी है, कोई प्रदर्शनी है, तो वहां भी उनकी बहुत ज्यादा भूमिका रहती है। अब इसको जो इसमें एक सबसे खास बात है वो क्या है? भाषा का सिद्धांत। यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्या? वाइगोट्स्की की भाषा। इसको समझो, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से आती है। भाषा किससे आती है? सामाजिक अंतःक्रिया से। ये कैसे आती है? भाई जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी कोई भाषा तो होती नहीं है, लेकिन जब वो समाज में जाता है, समाज में रहता है, तो समाज के बच्चे जो भाषा बोलते हैं या समाज के बड़े लोग जो भाषा बोलते हैं, वही भाषा बच्चा सुनता है, उनके साथ अंतःक्रिया करता है और उसे भाषा आ जाती है। भाई चाइना का बच्चा छोटा सा चाइनीज सीख जाता है क्योंकि वो चाइना के लोगों को अंतःक्रिया करता है। भारत का बच्चा है, भारत के लोगों की हिंदी भाषा को अंतःक्रिया करता है। वही बच्चा जो कि अगर मान के चलिए उत्तर भारत का कोई परिवार है और वो दक्षिण भारत में चला जाए और बच्चा जो है वही बड़ा हो, सबसे छोटा बच्चा, तो वो भी जो है वो उत्तर भारत की भाषा नहीं सीखेगा, वो दक्षिण भारत की सीखेगा। जैसे कतई मान के चलिए 2 महीने का बच्चा अगर अमेरिका चला जाए और 2 महीने से लेकर 3 साल तक, 4 साल या 10 साल तक वहां रहे, तो उसकी जो भाषा होगी वो भारतीय नहीं होगी, उसकी भाषा कौन सी हो जाएगी? अमेरिकन। क्योंकि वो जिन बच्चों के साथ खेलेगा वो बच्चे तो अमेरिका के ही होंगे क्योंकि वो इंग्लिश बोल रहे होंगे, तो वो भी क्या करेगा? अंतःक्रिया सीखेगा। ठीक है। हाँ, अगर पूरी फैमिली है, बड़ा बैकग्राउंड, बड़े परिवार है, तो वो बात अलग है कि वहां पे वो क्या करे? हिंदी भी थोड़ी बहुत सीख जाए। अगला वो कह रहे हैं कि भाषा अर्जन, समाज, भाषा का अर्जन कहां से होता है? समाज से होता है। भाषा का अर्जन आप लोग कहां से होता है? समाज से होता है। और भाषा का प्रयोग कहां होता है? समाज में होता है। तो अर्जन कहां से होता है? समाज से होता है। और प्रयोग भी कहां होता है? समाज में होता है। और समाज में किसकी भूमिका रहती है? भाषा की बहुत भूमिका रहती है। और कक्षा में भी पारस्परिक अंतःक्रिया से क्या होता है? पारस्परिक अंतःक्रिया से आप भाषा बहुत अच्छे सीख लेते हैं। आप लोग कहते हैं स्क्रीनशॉट लेना है, एक तरफ हो जाइए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो अगला वो कह रहे हैं इसमें कि अर्जन जो है वो चॉम्स्की से संबंधित है। एक चीज का यहां विशेष ध्यान रखिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें आप एक बात ध्यान रखिए, अगर अर्जन शब्द आए तो कतई वाइगोट्स्की पे मत मार देना। अर्जन शब्द जो है इस पे एकाधिकार है चॉम्स्की का। कभी भी साइकोलॉजी में कहीं अर्जन आ जाए तो चॉम्स्की महोदय ने, आपको चॉम्स्की पढ़ाएंगे आगे। बाकी मैंने जो मेरी पुरानी वीडियो बनी हुई है सीटेट हिंदी की, तो उसमें भी चॉम्स्की के बारे में बताया गया है, वहां भी आप देख सकते हैं। भाषा अर्जन का अगर कीवर्ड आ जाए तो आंख बंद करके चॉम्स्की मार देना, क्योंकि भाषा अर्जन का जैसे आपका लेव वाइगोट्स्की सिद्धांत है सामाजिक सांख्यिक सिद्धांत, वैसे ही भाषा अर्जन का सिद्धांत जो है चॉम्स्की का है। अगला कह रहे हैं कि प्राथमिक, पीआरटी का मतलब प्राथमिक होता है। पीआरटी में पाठ्य पुस्तक में भाषा की विविध रंगतें, यानी जो प्राथमिक की पाठ्य पुस्तकें होती हैं उसमें भाषा की विभिन्न रंगतें, ये बहुत वर्ड आया, विविध रंगतें, वैविध्य, विविध रूप। भाषा की विभिन्न रंगतों का मतलब होता है, भाषा की विभिन्न रंगतें क्या होती हैं? जैसे गद्य हो गया, काव्य हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, एकांकी हो गया, ये भाषा की रंगतें हैं। समझ गए? कविता हो गई, गद्य हो गया, एकांकी हो गए, निबंध हो गए। तो ऐसा सिलेबस हो, ऐसी किताबें हो कि उसमें सब कुछ होना चाहिए। उसमें कविता भी होना चाहिए, कहानी भी होनी चाहिए, उपन्यास भी होना चाहिए, नाटक भी होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि पीआरटी में यानी प्राथमिक की पाठ्य पुस्तकों में भाषा की विभिन्न रंगतें या विभिन्न रचनाएं होनी चाहिए। संदर्भ के अब ये कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य किसके अनुसार? वाइगोट्स्की के अनुसार। वाइगोट्स्की के अनुसार प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य
होने चाहिए। संदर्भ के अनुसार पढ़ने का प्रयास, इसका मतलब यह है जो किताब लिखी जाए उसमें एक का संदर्भ इतना रोचक होना चाहिए, कुछ चित्र होने चाहिए ताकि बच्चा उसको पढ़ पढ़ के आगे अपने आप ही अर्थ लगा सके। जैसे एक शेर था, वो जंगल में रहता था तो उसकी गुफा बनी हुई है, शेर है, और पास में एक चूहा है, उस पर उछल ले आए। तो उसका मतलब यह है कि बच्चा भाषा ऐसी पढ़े कि पढ़ते पढ़ते ही उसका क्या करने लगे, संदर्भ के अनुसार पढ़ने का प्रयास, यानी जो उसका केंद्रीय भाव है उसके अनुसार उसको पढ़ता रहे आगे कहानी देख देख के। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बना ले, यानी उसको ऐसी ड्राइंग एंड पेंटिंग बनाओ, इस तरह ड्राइंग एंड पेंटिंग करवाओ ताकि वो क्या करे, जो उसके मन की अभिव्यक्ति है वो बाहर आ सके। आपको कहानी तो पता ही होगी मैडम मारिया मांटेसरी की, जब वो रह रही थी इंडिया में तो यही घटना घटी थी कि एक बच्चा उनके पास रोता हुआ आया था छोटा सा, और वो क्या कह रहा था, अंडा नीना कीड़ा, अंडा नीना कीड़ा। वो समझ नहीं पा रही थी। जब उन्होंने उसको क्या करा, एक कागज और पेंसिल लाके दी, तब उसने एक अंडा बनाया और उस पर क्या बनाया, कुछ लाइनें बनाई। तो इस तरीके से उसने अपनी क्या करी, अभिव्यक्ति करी। अगला कह रहे हैं कि बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना चाहिए। अब जो बच्चों की अपनी मातृभाषा है, बच्चे जो भाषा घर पे बोलते हैं वही भाषा विद्यालय की होनी चाहिए, तो बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आता है और उसे भी आपको विस्तार देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे की मातृभाषा दूसरी है और आप उसे किसी दूसरी भाषा में पढ़ा रहे हैं। बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध होना चाहिए। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नियमबद्ध का मतलब है कि भाई उसके कुछ व्याकरण के नियम है। जैसे आपने कहा कि सोनू स्कूल जाता है, अब आप ऐसा तो नहीं बोलते कि सोनू स्कूल जाती है, आप क्या कहते हैं, सोनू स्कूल जाता है। तो नियमबद्ध व्यवस्था का मतलब है कर्ता क्रिया कर्म, इसकी अपनी एक व्यवस्था है, तभी क्या कहते हैं कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, समाज है, कि बच्चा कहां से सीखता है, बस समाज सीखता है। पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। फिर वही बात आ गई कि जो सामग्री है वो अर्थपूर्ण, यानी इतने अच्छे चित्र, इतने अच्छे कलर होना चाहिए कि बच्चे को अर्थ समझ में आने लगे और उसमें मजा आने लगे। तो इस प्रकार से आपने ये क्या समझा, लेव वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, आप इसका आंसर देना कमेंट में कि भाई मैंने आपको बताया यहां पे एक लाइन आई थी, वो लाइन ये कह रही थी कि जो वाइगोट्स्की है उसका सिद्धांत ना तो वैध है और ना प्रमाणिक है, और जबकि जो पियाजे हैं उनका वैध भी है प्रमाणिक भी है। तो ऐसा क्यों कि इनका सिद्धांत जो है वो वैध और प्रमाणिक क्यों नहीं है? और जबकि ये तो आप भी जानते हैं कि बच्चा जो है वो समाज से ही सीखता है, चाहे भाषा हुआ, चाहे अर्जन हुआ, चाहे कुछ भी हुआ। तो ये बात आपको बताना है कि ऐसा क्यों है। अब एक काम आपको और करना है होमवर्क के रूप में, कि मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब सीटेट के 10 साल में जितने क्वेश्चन आए, 3-4 साल के तो मैंने बता ही दिए, बाकी जो आए हैं वो क्वेश्चन आप इसको पढ़ के लगाएंगे और इसको हल्की सी एंट्री मारेंगे अगर कोई क्वेश्चन अलग लग रहा है। और अगर आपको एजुकेशन की नेट की बुक 10 ईयर मिल जाए क्वेश्चन पेपर, तो आप वहां से भी स्पेशल क्वेश्चन छांट के लेव वाइगोट्स्की के इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको केवीएस मिल जाए या सुपर टेट मिल जाए या कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा जिसमें साइकोलॉजी आ रही है, उसके 10 ईयर से आप क्वेश्चन आसानी से खींच के इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर ये आपका लेव वाइगोट्स्की क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।